हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्कल का डीपीपी सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। डीपीपी 1 हो चुका है, ओके, जिसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन में कहीं पे भी डीपीपी 1 का वीडियो डाल दूंगा, या नहीं तो आपके प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा, सर्कल प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। तो डीपीपी 2 में टोटल 8 सवाल है, 8 क्वेश्चन है ना टोटल। तो उसको हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट में बना रहा हूँ मैं इसका वीडियो। एक पार्ट में अपना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक रहेगा और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 8 तक रहेगा, ठीक है। डीपीपी 2 एज कम्पेयर टू डीपीपी 1 ईजी है, ईजी नहीं काफ़ी ईजी है। डीपीपी 2 जो ये डीपीपी में मैं सॉल्व करने वाला हूँ, आई होप सारे बच्चे से ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है। इस डीपीपी का पीडीएफ, क्वेश्चन का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और वहाँ से क्वेश्चन लगा लो, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। और जो नहीं लगेंगे अपना चैप्टर्स में जो क्वेश्चन नहीं लगेगा चैप्टर से, मतलब चैप्टर मतलब वीडियो का जो चैप्टर नीचे बना हुआ है वहाँ से वो क्वेश्चन क्लिक करके उस क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 से लेके 5 तक इस पार्ट में करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 6, 7 और 8 करने वाले हैं। इस डीपीपी में डीपीपी 2 में अगर बताऊं तो मैं क्वेश्चन नंबर सिर्फ 8 बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत, बाकी सब इजी है, ठीक है। और मेन तो अपना प्रैक्टिस करना है, इजी हो या टफ हो। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम लोग को सिंपल लेवल से लेके जीरो, मतलब बेसिक क्वेश्चन से लेके हाई लेवल क्वेश्चन तक करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ डीपीपी। तो डीपीपी 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू इंटू एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 6 क्यू एक्स प्लस 30 वाई प्लस 6 क्यू रिप्रेजेंट अ सर्कल। मतलब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पी और क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं और देखते हैं ये है क्या लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस क्यू इंटू एक्स वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 6 क्यू एक्स प्लस 30 वाई प्लस 6 क्यू इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन के टर्म में लिखा हो, सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन जैसा लिखा हुआ है। कैसे, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है क्या? ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है। और हम लोग सर्कल टॉपिक में क्या पढ़े हुए हैं कि ये सर्कल जो सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन होता है वो सर्कल के इक्वेशन को कब रिप्रेजेंट करता है, उसमें x इंटू वाई का टर्म नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये वाला टर्म कैसे कब नहीं होगा, जब h अपना 0 होगा। और साथ ही साथ सर्कल होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तभी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी तरह ये इक्वेशन लिखा हुआ है, कह रहा है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो पी किसके इक्वल होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 3 है, तो पी का वैल्यू तो 3 होना चाहिए। अगर ये गिवन इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, तो पी का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ ये जो 2 माइनस क्यू है, एक्स इंटू वाई का टर्म, यही क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटू वाई 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आंसर आ गया, ये अपना पी का वैल्यू आ गया, ये अपना क्यू का वैल्यू आ गया। हो गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी था, ठीक है, लिख लो। फिर सेकंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है और अच्छा सवाल है, इजी भी है और अच्छा भी है। देखो क्या है, इसमें कह रहा है एक सर्कल है टचेज वाई एक्सिस एट द पॉइंट 4,0। तो हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कुछ, है ना। एक सर्कल है जो वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 4,0 पे, ठीक है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है। एंड कट्स द एक्स एक्सिस इन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 6 यूनिट्स, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है। तो देखो मैं एक फिगर बनाता हूँ कि जैसे वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल मान लेते हैं कुछ इस टाइप से बन रहा होगा, है ना। हो सकता है वो सर्कल ऐसा भी बन रहा होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ नहीं होके ना ऐसा भी हो रहा होगा,
इट मे पॉसिबल, है ना, ऐसा भी बन रहा होगा सर्कल। तो कोई एक फिगर से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक ऐसा भी फिगर हो सकता है सर्कल ऐसा होगा, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं यही क्यों बनेगा, इधर वाला क्यों नहीं बनेगा, इधर से भी बन सकता है ना, यूँ भी बन सकता है सर्कल। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, हम लोग को एक बना लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, मान लेते हैं जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को मान लेते हैं ए, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4, ठीक है। इस सर्कल का इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या होगा, मान लेते हैं सर्कल का इक्वेशन है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। पूछ क्या रहा है, रेडियस पूछ रहा है ना। तो रेडियस क्या होता है सर्कल का, अगर ये जनरल इक्वेशन होता है तो क्या होता है, √g² + f² - c, ये होता है रेडियस। अगर g का वैल्यू, f का वैल्यू और c का वैल्यू पता चल जाएगा तो रेडियस पता चल जाएगा, ठीक है यहाँ तक। तो g, f और c का वैल्यू कैसे निकालें, जो भी इंफॉर्मेशन सवाल में दिया हुआ है वहीं से निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, अच्छा ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये लेंथ अपना 6 यूनिट दिया हुआ है ना, एक्स इंटरसेप्ट 6 लेंथ 6 यूनिट दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए से पास कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब उस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, सर्कल पासेस थ्रू 0,4, यहाँ से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट को इस सर्कल के इक्वेशन में रखते हैं। तो देखो जहाँ जो x का वैल्यू 0 रखेंगे तो जो x का टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y की जगह पे 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ x की जगह पे 0 रखेंगे पूरा खत्म हो जाएगा, और y की जगह पे 4 रखेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8f और प्लस c, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्या लिख लें, ऐसे ही 8f, अच्छा c का वैल्यू f के फॉर्म में लिख ले, क्या लिख लेते हैं, c = कितना हो जाएगा -8f -16, ठीक है, ये अपना c का वैल्यू आ गया। एक रिलेशन यहाँ से आ चुका है, ठीक है, एक रिलेशन ये पता चल गया। अब देखते हैं सर्कल का यहाँ पे y इंटरसेप्ट क्या होगा, बताओ सर्कल का y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो y इंटरसेप्ट तो 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सर्कल का y इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर y इंटरसेप्ट 0 होगा तो y इंटरसेप्ट क्या होता है सर्कल का, सुनो, x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है 2 × √, याद है, g² - c, पता है सबको, मालूम है। और y इंटरसेप्ट क्या होता है 2 × √f² - c, ठीक है, ये होता है। तो हैंड राइटिंग ठीक है क्या, चलो रहने दो जो है ना। तो y इंटरसेप्ट इसका 0 है, तो y इंटरसेप्ट का मतलब 2 × √f² - c 0 होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 को उधर भेजेंगे मतलब f² - c = 0। f का वैल्यू अगर निकाल लें तो c का वैल्यू भी रिलेशन से निकल जाएगा, इस रिलेशन से। तो देखते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से ना c की जगह पे क्या रख सकते हैं, f का वैल्यू रख सकते हैं क्या। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे, बताइए क्या कर सकते हैं, f² - c का वैल्यू क्या है -8f -16 = 0। तो यहाँ से ये हो रहा है f² + 8f + 4 = 0। तो ये ध्यान से देखो, ये f + 4 का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, f + 4 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, है ना। तो ये f + 4 का होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर प्लस, और ये 16 है ना, सॉरी ये 16 है, b² + 2ab, ठीक है। तो यहाँ से f का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, f का वैल्यू आ गया -4, f का वैल्यू क्या आ गया -4, ओके। अगर f का वैल्यू -4 आ गया तो c का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे -4 रख सकते हैं, c का वैल्यू आ जाएगा। तो जो रेडियस है अपना f, रेडियस क्या होता है √g² + f² - c, उसमें f और c का वैल्यू पता चल गया। अब बस टारगेट है g का वैल्यू निकाले और यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ करता हूँ।
तो सी के जगह पे सॉरी सी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, सी का वैल्यू निकल सकता है आराम से -8, एफ का वैल्यू -4 रख दिया, -16, तो यहाँ से सी हो गया 32 -16 दैट इज 16। सी का वैल्यू भी आ गया, सी का वैल्यू 16 आ गया और एफ का वैल्यू कितना आ गया है -4। अब अपने को ना जी का वैल्यू निकालना है, तो जी का वैल्यू निकालने के लिए ना ये यूज़ करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट यूज़ करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, तो वो यूज़ करके जी का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, एक्स इंटरसेप्ट है कितना है, 6 है ना, 6 दिया हुआ है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी सॉरी इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू आ जाएगा 3 का अंडर रूट, जी स्क्वायर माइनस सी 3 आ गया, तो जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू 9 आ गया क्या। देखो यहाँ से ना ऐसा भी कर सकते हैं कि हम सी का वैल्यू यहाँ पे 16 रख देंगे, सी का वैल्यू 16 यहाँ रख सकते हैं ना, और 16 को फिर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + 9 25, तो जी का वैल्यू ±5 आएगा, है ना। तो जी का वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट निकालना ज़रूरत है क्या, नहीं है। अगर मुझे सेंटर पूछता ना तो जी का वैल्यू निकालना पड़ता, लेकिन सेंटर पूछा नहीं है तो जी का वैल्यू नहीं निकालेंगे। ठीक है, जी का वैल्यू नहीं निकालते हैं। ओके, तो फिर क्यों नहीं निकाल रहे हैं, देखो क्यों नहीं निकाल रहे हैं, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, सी का वैल्यू यहाँ नहीं रखेंगे, बस ये रिलेशन से काम चल जाएगा अपना। कैसे, देखो रेडियस क्या होता है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या, देखो सी को इधर भी तो लिख सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस सी प्लस एफ स्क्वायर, ये भी तो रेडियस ही है। तो जी स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना है अपने पास, सॉरी जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू कितना है, 9। तो रेडियस इक्वल टू अंडर रूट, इसके जगह पे 9 लिख सकते हैं क्या, 9 हो गया, प्लस एफ स्क्वायर, एफ का वैल्यू कितना है -4, तो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये 9 + 16 25, तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 5, है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, रेडियस इक्वल टू वॉट, 5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आया समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस जनरल इक्वेशन लिखें, इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा दिए, एफ और सी में एक रिलेशन आ गया, उस रिलेशन में सी का वैल्यू मैंने क्या रखा, सी एफ और सी में एक रिलेशन आ गया, हाँ उस मतलब इस 4,0 को इस इक्वेशन में रखे ना, तो एफ और सी में एक रिलेशन आ गया। उसके बाद अगर ये सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई इंटरसेप्ट 0 होगा, वाई इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब है एफ स्क्वायर माइनस सी 0, सी का वैल्यू को हम क्या किए, यहाँ से एफ के टर्म में जो सी का वैल्यू है वो यहाँ रख दिए, एफ में एक इक्वेशन बन गया, उससे क्या आ गया, एफ का वैल्यू आ गया, एफ आ गया तो सी भी आ गया, और चाहते तो जी भी आ जाता, फिर अलग इंडिविजुअली एफ जी और सी का वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते, लेकिन मुझे जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू बस पता चल गया, तो जी का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जी स्क्वायर माइनस सी डायरेक्ट हम क्या किए, 9 रख दिए। हाँ सेंटर पूछता तो जी का वैल्यू एग्जैक्ट निकालना होता। आया समझ में, सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, लिखिए, लिख लिए, देखो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक तो ये तरीका है ना, ये क्या तरीका था अपना, जनरल इक्वेशन पता था मुझे, एक्स इंटरसेप्ट पता था, वाई इंटरसेप्ट पता था, पॉइंट 0,4 से पास कर सेटिस्फाई करवा के ऐसे कर लिए, ऐसे क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ये तरीका सीखना है। हम मतलब पिक्चोरियल व्यू नहीं कर पाए, हम सोच नहीं पाए एग्जैक्ट फिगर कैसा बनेगा, तो ये तो एक तरीका था अपना, है ना। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से करूं तो वो तो और आसान है, सिंपल है, मतलब 2 लाइन में आंसर आने वाला है। फिर कहोगे सर इतना लंबा करने की क्या जरूरत था, तो जैसा क्लिक करेगा एग्जाम में हर तरीके से सीखना है, हर तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करके रखना है कि जो पहले क्लिक करेगा, जैसा क्लिक कर पाएगा एग्जाम में वैसे क्वेश्चन करके सॉल्व कर लेंगे। नहीं तो अभी जो बता रहा हूँ वो क्लिक नहीं हो पाए तो ऐसे कर लेंगे। और मोस्टली जो अभी मैं बताया हूँ ना, ये यही पहले क्लिक करता है बच्चों को, है ना। कि अच्छा मतलब क्यों, क्योंकि इसमें ना फार्मूला बेस्ड जो तरीका होता है ना वो जल्दी क्लिक करता है ना। ट्रिकी बेस्ड या फिर पिक्चोरियल बेस्ड थोड़ा लेट क्लिक करेगा कि ये फिगर हम बना रहे हैं, क्या ये एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। तो जो मतलब फार्मूला बेस्ड है, मतलब ट्रैक फिट है, इस ट्रैक पे चलना है, तो वो जल्दी क्लिक करता है। तो देखो दूसरा तरीका क्या है, मैं थोड़ा सर्कल को ना अच्छे से बना देता हूँ तो वो दूसरा तरीका समझ में आएगा, बहुत आसान है वो। तो देखो सर्कल क्या है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं वाई एक्सिस ना इस सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है ना। वाई एक्सिस क्या कर रहा है सर्कल के लिए, टेंजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे टच कर रहा है
तो ये पॉइंट क्या है अपना दिया हुआ 0,4। ओके, सर्कल का सेंटर तो होगा। अब मैं जो सेंटर बना रहा हूँ ना, अभी आपको डाउट होगा सर यहीं पे क्यों बना रहे हैं, सेंटर आगे पीछे तो हो सकता है। देखना, मैं यहाँ पे ना सेंटर बना रहा हूँ। सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर जो डालते हैं, रेडियस परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर तो ए पे ही है ना, तो कंफर्म है सेंटर से ये जो हम डॉटेड लाइन लाए हैं ना, मतलब इस वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाले हैं, ये 100% ए पे ही फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये वाई एक्सिस कहाँ पे टच कर रहा है सर्कल को, 0,4 पे टच कर रहा है ना, तो यहीं पे होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। सर्कल बनाया मैं, हो सकता था सर सेंटर यहाँ से आप यहाँ सेंटर बना दो, ऐसे भी बना सकते, लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं दिखता ना, मैं एक एग्जैक्ट आगे बनाया। क्यों? क्योंकि जो सी से वाई एक्सिस पे जो मैं टेंजेंट बनाऊंगा वो लाइन ए पे फुट उसका होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ए पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनाता है, ये फुट होता है, ये फुट कहाँ पे होगा, ए पे होगा, क्योंकि जो टेंजेंट है कहाँ पे टच कर रहा है, ये टेंजेंट वाई एक्सिस सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट है सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है, ए पे टच कर रहा है, तो ये पॉइंट ए होगा, तो फुट ए पे होगा। क्लियर? आई होप सबको क्लियर। ठीक है, देखो अब ये पूरा लेंथ कितना दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था ना, है ना, ये 6 दिया हुआ था, तो हम सेंटर से फिर इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। हम जानते हैं सर्कल का जो कॉर्ड होता है, कॉर्ड को कौन बाइसेक्ट करता है, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला हुआ परपेंडिकुलर, तो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए ये 4 है बच्चों, तो ये भी 4 होगा ना, आया समझ में, ये 4 तो ये भी 4। अब ध्यान से देखना, ये ए है, इसको मान लो आप, ये सी है ना, इसको मान लो पॉइंट पी, इसको मान लो पॉइंट क्यू। ठीक है, ये जो इंटरसेप्ट है, सी पी को मिला दो, इसको मान लो आप, मान लो इसको मान लो एम। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ट्रायंगल, अच्छा जो सी पी है वही तो रेडियस है, सी पी ही तो रेडियस है। अगर सी पी रेडियस है तो ट्रायंगल सी पी एम, ट्रायंगल सी पी एम में, सी पी एम में ये सी पी देखो हाइपोटेनस का काम कर रहा है क्या, तो सी पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी पी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो सी पी का वैल्यू कितना आ गया, √25, दैट इज व्हाट 5। आई बात समझ में? यहाँ प्लस माइनस इसलिए नहीं लिए क्योंकि सी पी लेंथ की बात हो रही है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, है ना। और जनरली ऐसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 लेना होता है, लेकिन यहाँ पे लेंथ है तो प्लस माइनस ना लो, सिर्फ प्लस ही लो, प्लस माइनस ना लो, मतलब प्लस लो माइनस ना लो। आया समझ में? ये भी एक तरीका है, समझ रहे हैं। अगर कोई भी सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो वाई एक्सिस उसके लिए टेंजेंट का काम करेगा, तो सेंटर से उस टेंजेंट पे डला हुआ परपेंडिकुलर यही तो होगा, उसका फुट कहीं तो होगा, जो परपेंडिकुलर डाले हैं जहाँ पे परपेंडिकुलर होगा वो टेंजेंट को कहीं ना कहीं तो टच करेगा। कहाँ पे टच करेगा, जहाँ पे सर्कल उस टेंजेंट को टच करता है। जैसे एक सर्कल बनाया, ये टेंजेंट बनाया, है ना, ये टेंजेंट बनाया, तो इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये फुट कहाँ पे लाई करेगा परपेंडिकुलर का, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट एक दूसरे को टच कर रहा है। तो सर्कल और टेंजेंट ए पे टच कर रहा था, तो सी से डला हुआ परपेंडिकुलर भी ए पे ही होगा, है ना, पता चल गया ये। आई होप अब तो आ गया होगा सबको। ठीक है, ये 3 है, तो ये भी एक तरीका था। अगर ये नहीं क्लिक, सॉरी, ये अगर क्लिक नहीं हो पाया, ये अगर क्लिक नहीं हो पाया तो एक और तरीका मैं बता दिया हूँ, जनरल इक्वेशन वाला, है ना, लिख लीजिए। आई होप अच्छे से आ गया होगा। अगला करते हैं, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम हलवा सवाल है ना पूरा। वैसे भी जैसा कि मैं बोल दिया हूँ पहले ही कि जो DPP-2 है ना वो DPP-1 के कंपेयर में बहुत आसान है। DPP-1 में थोड़ा मेहनत था, इसमें उतना नहीं है। क्या है, इफ़ द लाइन दिस इज डायमीटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अच्छा, कोई अगर न्यू व्यूअर हैं, वो उनको अगर लग रहा होगा सर जी मेंस में इतना ईजी क्वेश्चन नहीं आता है और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो मैं बता दूं कि हम जो ये DPP में करवा रहा हूँ एकदम बेसिक्स लेवल से लेके टॉप लेवल तक हम लोग करेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे जैसे DPP हम आगे लेके चलेंगे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते चलेंगे, है ना। तो एक एक क्वेश्चन जिसको अच्छे से सर्कल जो पढ़ लिया है, टॉपिक अच्छे से कर लिया, अब उसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन के थ्रू। तो एक एक DPP करो, सॉल्यूशन देखो, सब हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ द लाइन इज डायमीटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बहुत आसान क्वेश्चन। एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसका सेंटर क्या होगा जी, सेंटर क्या होगा इसका बताइए। सेंटर होगा 3,-1, कन्फर्म है ना। कैसे होगा मैं बता देता हूँ फिर से। जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है x² y² 2gx + 2fy + c = 0, तो सेंटर होता है -g - f और रेडियस क्या होता है
जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जो x देखो जैसे मान लो अब ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है -6x लिखा हुआ है, तो 2g के जगह पे क्या लिखा हुआ है -6, है ना, ये किसके 2g के इक्वल है, तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, है ना। सिमिलरली 2f के जगह पे क्या लिखा हुआ है 2, तो अगर 2f के जगह पे 2 है तो f का वैल्यू क्या आ गया 1, है ना। बट सेंटर क्या होता है -g -f, तो g का वैल्यू -3 है तो -g, देखो g का वैल्यू -3 तो -g इक्वल टू 3, तो इसीलिए सेंटर 3 कॉमा और -1 हो गया, है ना। f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू 1 है तो -f होता है तो -1 हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सेंटर लिखा हूँ 3 कॉमा -1, है ना। तो सेंटर, अब ये लाइन जो है ना, ये मान लो लाइन डायमीटर का काम कर रहा है, मतलब इस लाइन का कुछ पार्ट लाइन सेगमेंट डायमीटर, तो ये लाइन क्या है सेंटर से पास करेगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है x प्लस 2by प्लस 7 इक्वल टू 0, ये सेंटर का काम करेगा, मतलब 3 कॉमा -1, है ना। लाइन सेंटर से पास करेगा और लाइन डायमीटर है तो सेंटर से पास करेगा, मतलब ये जो सेंटर है ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पॉइंट को इस स्ट्रेट लाइन में रख दो, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, और उसको सॉल्व करो, b का वैल्यू आ गया। चलो रखते हैं, x की जगह पे 3 प्लस 2b, y की जगह पे -1 प्लस 7 इक्वल टू 0, ये हो गया -2b, कितना हो जाएगा +10 इक्वल टू 0, तो 2b इक्वल टू 10, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया 5। इतना सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। आई होप अगर DPP किए ही हो गए तो ये क्वेश्चन किसी को डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं, थर्ड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 इजी भी है, और अगर कुछ बच्चे को अगर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल नहीं पता होगा तो उसके लिए लेंथी भी होगा थोड़ा बहुत, है ना। इजी क्वेश्चन है बहुत। क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन लिखा हुआ है और उसका रेडियस पूछ रहा है। लिख लेते हैं सर्कल को, x - 5 x - 1 प्लस y - 7 इंटू y - 4 इक्वल टू 0। इस सर्कल का क्या पूछ रहा है अपने से, रेडियस पूछ रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल पूछ रहा है। ठीक है, तो कुछ के मन में क्या आ रहा होगा, कुछ बच्चों को ये समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर एक काम करते हैं, इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा, एक्स का टर्म बनेगा, इसको ओपन कर लेंगे, तो जो सर्कल का जनरल इक्वेशन बनेगा वहाँ से जी, एफ और सी निकाल लेंगे, फिर रेडियस लगा देंगे। रेडियस के लिए क्या होता है √g² प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, है ना। कर सकते हैं, आसान है, बट ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, थोड़ा दूसरे मेथड से करते हैं इसको। ठीक है, किस मेथड से, तो देखो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल से करते हैं। क्या होता है डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल, अगर किसी सर्कल के डायमीटर का एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता होता है तो सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, क्या लिखते हैं सर्कल का इक्वेशन, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है सर्कल का इक्वेशन डायमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को, तो देखो x1 की जगह पे 5 है तो ये 5 y1 क्या है, y1 7 है ना, 5 7 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1 4। ठीक है, ये हो गया। बस अब निकाल लेते हैं, अब क्या है रेडियस पूछ रहा है ना, तो इन दोनों पॉइंट के AB का वैल्यू, AB का डिस्टेंस निकाल दो, फिर इसको हाफ कर देंगे, है ना। ये कितना होगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, तो AB इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ कितना आएगा जी 9, 3 का स्क्वायर 9, तो डैट इज़ व्हाट 25, 5 आ जाएगा। तो रेडियस पूछ रहा है ना, तो रेडियस जो होगा AB तो डायमीटर है, AB तो डायमीटर है, तो AB का क्या हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा, तो मतलब 5/2 यूनिट्स इज व्हाट इज रेडियस। सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन था। नहीं तो फिर क्या करना होता, वही जनरल इक्वेशन बनाते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या किया हम लोग से डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल लिख लिए और उसको कंपेयर कर दिए, बस x1 और y1 का वैल्यू लिख दिए, x2 y2 का वैल्यू से कंपेयर करके लिख दिए और आंसर आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं।
फाइंड इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ये एक सर्कल दिया हुआ है जिसके किसी एक डायमीटर का एक एंड दिया हुआ है तो दूसरा एंड पूछ रहा है। तो ये सर्कल बना दिया, ठीक है ना। मान लेते हैं ये इसका एक डायमीटर है ए बी, ओके ए बी। मान लो ये जो पॉइंट है ए है 3,2, तो अपने को ना बी पूछ रहा है, बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या करेंगे, सेंटर, सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ तो सेंटर तो लिख सकते हैं। सेंटर लिखने के बाद हम लोग सेक्शन फार्मूला में जो मिड पॉइंट थ्योरम होता है वो लगा देंगे। तो सर्कल का इक्वेशन क्या दिया हुआ है सॉरी, 2x² 2y² -4x -8y + 2 = 0। सेंटर क्या होता है, -g -f। तो g क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ। तो x का कोफिशिएंट क्या -4 है, उसका हाफ क्या होगा -2, ठीक है। तो ये g का वैल्यू हो गया। f का वैल्यू क्या होगा, y के कोफिशिएंट का हाफ। क्यों कहते हैं हाफ, क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2f(y) होता है, तो y के कोफिशिएंट का हाफ ही, ये 2f का हाफ है f, है ना। तो y के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा -4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा सेंटर क्या होता है -g -f, तो सेंटर क्या हो जाएगा -g। तो g -2 है तो -g 2 हो जाएगा 2,4, ये सेंटर हो गया। बट ध्यान दो ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, हमने जल्दी जल्दी में तो कर लोगे, मैं जान के ऐसे पहले गलत किया, जल्दी जल्दी में तो कर लोगे। ध्यान देना है, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है वहाँ पे x² और y² कोफिशिएंट 1 होता है, यहाँ पे 1 नहीं है ना। तो पहले 1 बनाएंगे, है ना। पहले हम लोग सर्कल के इक्वेशन को ऐसा दिखाएंगे, x² y² 2gx 2fy + c, मतलब x² का कोफिशिएंट और y² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, है ना। मतलब सेम होना चाहिए, -1 होगा भी तो हम कॉमन लेके उधर भेज देंगे, मतलब सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद जो सेंटर होता है वो -g -f होता है और रेडियस √g² + f² - c। कब, जब x² और y² कोफिशिएंट 1 1 हो, ठीक है। सर्कल x² y² कोफिशिएंट सेम है तो सर्कल तो है ना। बट ये अभी नहीं लगा सकते, ये कब लगाएंगे, जब x² और y² कोफिशिएंट 1 1 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये गलत था, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो या 2 को दोनों LHS RHS में सॉरी 2 का डिवाइड कर दो। तो यहाँ से ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2 का डिवाइड करने पे या कॉमन लेने पे, x² y² -2x -4y + 1 = 0। अब g का वैल्यू हो गया -1 और f का वैल्यू हो गया -2, तो सेंटर क्या हो गया 1,2। अब सही है, सेंटर क्या हो गया अपना 1,2, ओके। इसको कुछ मान लेते हैं अल्फा बीटा। तो बताइए सेंटर जो होता है डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है, तो हम कह सकते हैं 3 + α/2 = बीच वाले का x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 2 - 3 दैट इज़ -1। उसी तरह 2 + β/2 = मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, है ना। तो यहाँ से आ गया 4 - 2 दैट इज़ β = 2। तो दूसरा एंड का आंसर क्या हो जाएगा, मतलब दूसरा एंड क्या हो जाएगा डायमीटर का -1,2। आया समझ में। ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद ये नहीं रिवाइज करवाना था, मेरा मकसद था ये क्वेश्चन देने का कि आप लोग ये मिस्टेक अगर कर रहे हो तो ये मिस्टेक नहीं करना है। कौन सा मिस्टेक, कि -g -f और रेडियस g² f² - c लगा देते हो, तो वो नहीं करना है। वो कब करना है, जब x² y² कोफिशिएंट 1 1 हो, पॉजिटिव 1 1 हो। नहीं है तो वो बनाएंगे, है ना। अच्छा, कुछ के मन में आ रहा है सर यहाँ 2 होगा यहाँ 3 होगा तो कैसे बनाएंगे, तो वो सर्कल ही नहीं होगा। सर्कल तभी होता है जब x² और y² कोफिशिएंट सेम होता है ना। सेम होगा तभी तो बना पाएंगे ना, +1 1, है ना। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 DPP 2 के सेकेंड पार्ट के वीडियो में है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन मैं एंड स्क्रीन में यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, उसको क्लिक करो और 6 7 8 का सॉल्यूशन वहाँ देखो।